हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे बात करेंगे दी सोल्जर चैप्टर के बारे में और आज हम लोग दी सोल्जर चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, यानी पूरे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ने वाले हैं। यानी हम आपको गारंटी देते हैं कि जब आप इस क्लास को देखेंगे ना तो आपको दी सोल्जर चैप्टर में कहीं से जरा सा थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहने देंगे। एक एक लाइन को अच्छे से आपको हिंदी मीनिंग बताते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड का आपको मतलब बताते चलेंगे हिंदी में, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अगर आप देखो इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर अगर आप फील करते हो ना कि आप कमज़ोर हो, नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो, बल्कि आप अभी इस चीज़ों को पढ़ के देखो, आपको लगेगा कि नहीं इंग्लिश भी बहुत आसान होता है। बिल्कुल आप इस क्लास में ना ऑलमोस्ट हमें 30-40 मिनट समय दीजिए, हम बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर आज की आज यहाँ पे कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर को लिखे कौन है, उनके बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में उनसे संबंधित भी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। जब वो देख लेंगे तब हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे कितने लाइन्स इसमें बांटा गया है, ये चैप्टर के बारे में कुछ कुछ चीज़ों को जानेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर के पूरे लाइन बाय लाइन को अच्छे से हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए शुरू कहाँ से करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से राइटर से, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग निश्चित रूप से पीछे के लेक्चर्स को कंप्लीट करते आ रहे होंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं ना आपके, वो सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आज चलो हम लोग यहाँ पे दी सोल्जर चैप्टर को पढ़ते हैं और अच्छे से कंप्लीट भी करते हैं। सबसे पहले देखो राइटर कौन है, तो देखो सबसे पहले अपने पास चैप्टर कौन सा है, बात यहाँ से करते हैं शुरू। ठीक है, चैप्टर का नाम है दी सोल्जर। ठीक है, आ जाओ जी, दी सोल्जर। ठीक है जी, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है अपने पास, दी सोल्जर। ठीक है, क्या है, दी सोल्जर अपना चैप्टर का नाम है। ठीक है, दी सोल्जर अपना चैप्टर का नाम है। ठीक है, दी सोल्जर। अब अगर बात करें दी सोल्जर चैप्टर को लिखे कौन है, तो लिखे कौन है अपने लोग को तो पता ही है, कौन लिखे हैं, रूपर्ट। ठीक है, ब्रूक, हम लोग इनको रूपर्ट ब्रूक कहते हैं। ठीक है, इनका नाम है। ठीक है, यही रूपर्ट ब्रूक जी इस चैप्टर को लिखे हैं। स्पेशली हम इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी देते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन थोड़ा सा समझ लेना, फिर हम इंटरेस्टिंग बना देंगे चैप्टर को। ठीक है, अभी देखो दी सोल्जर चैप्टर है, नाम से ही पता है ना, सोल्जर। सोल्जर का मतलब हम लोग जानते हैं सिपाही वगैरह जो होते हैं, ठीक है, देश वगैरह के लिए लड़ने के लिए जो जाते हैं वैसे। तो ये जो है ना, ये कहाँ के हैं सोल्जर, कहाँ के सोल्जर के बारे में बात किया गया पता है, ये बात किया गया है इंग्लैंड के सोल्जर के बारे में, ना कि भारत के सोल्जर के बारे में। ठीक है, इंग्लैंड के सोल्जर के बारे में बात किया गया है। और ये जो है बेसिकली चैप्टर जो है ना, अगर हम चैप्टर बताइए कैसा चैप्टर है, ठीक है, ये दी सोल्जर कैसा चैप्टर है अगर ये बताए तो ये एक क्या है, एक वॉर पोयम है। ठीक है, वॉर पोयम इसको बोले। ठीक है, वॉर पोयम बोले, या फिर इसको हम लोग इसको सोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोनेट। क्या चीज़, सोनेट। ये सोनेट क्या होता है, देखो सोनेट होता है एक क्या चीज़, आपके मन में सवाल चल रही होगी ये चीज़, है ना। देखो अभी क्लियर करते हैं, सोनेट क्या होती है। सोनेट होती है 14 लाइन की पोयम यानी कविता। ठीक है, समझ में आ गया कि सोनेट क्या होता है, 14 लाइन की कविता, जिसको एक तरीके से दो भाग में बांटा जाता है, दो भाग में। ठीक है, दो भाग में बांट दिया जाता है इस 14 लाइन को। ठीक है, पहला होता है 8, ठीक है, 8 लाइन, और दूसरा होता है 6 लाइन। ठीक है, दो पार्ट में बांट दिया जाता है। तो पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ऑक्टेव। ठीक है, और इसको कहते हैं सेस्टेट। ठीक है, 6 लाइन वाले को सेस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझे ना, ये क्या है, 14 लाइन की एक कविता है जिसको रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हैं। पता है इनको भी, रूपर्ट ब्रूक जी को पता है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वॉर पोइट। ठीक है, वॉर पोइट कहा जाता है। ये ना युद्ध के बारे में इतना लिखे कि इन्हीं को वॉर पोइट के नाम से जाने लगा। ठीक है, और इनका जन्म भी बेसिकली कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, तो इनका भी जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये मिला के कुल मिला के चैप्टर है। इस चैप्टर में बात करते हैं क्या चीज़, कि दी सोल्जर मतलब यानी ये जो है लेखक जो है एक सिपाही में है, और ये कहते हैं कि अगर हम कहीं और दूसरे देश में युद्ध करने जाएं और वहाँ पे अगर हम मर जाएं तो ये समझ लेना कि जहाँ पे हमें उस देश में दफनाया जाएगा उस देश का ज़मीन हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज़मीन जो है इनका वहाँ पर लाश होगा, इनका वहाँ पर इनको दफनाया जाएगा। तो बेसिकली वो ज़मीन के लिए ये अपने भावना के थ्रू बोलते हैं कि वो जो है स्पेशली वो हर हमेशा
हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, चाहे वो किसी देश में हमें दफनाया जाए, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, इंग्लैंड का प्रेज करते हैं एक तरीके से, उसकी प्रशंसा में सारे शब्दों को यहाँ पे लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं अब तो जानेंगे, ठीक है। मतलब ये चैप्टर समझ गए, दी सोल्जर चैप्टर क्या है, एक वॉर पोएम है, ठीक है, युद्ध के बारे में कविता है, ठीक है, सोनेट बोल सकते हैं, 14 लाइन की कविता बोल सकते हैं। पहला पार्ट जो होता है ऑक्टेव, दूसरा पार्ट जो होता है सेस्टेट, ठीक है। ये जो कहानी है, मतलब ये जो पूरा दी सोल्जर है पोएम, ये दी सोल्जर पोएम को किस पे लिखा गया, इंग्लैंड बेस्ड सोल्जर के बारे में लिखा गया है। इसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक जी, जो एक वॉर पोइट हैं और इनका भी जन्म इंग्लैंड में होता है। आइए इनका जन्म कब होता है वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक जी, अगर इनके बारे में बात करें तो रूपर्ट ब्रूक जी इस चैप्टर के राइटर हो जाएंगे, ठीक है। दी सोल्जर चैप्टर के राइटर कौन, तो दी सोल्जर चैप्टर के राइटर रूपर्ट ब्रूक जी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे तस्वीर, कितने स्मार्ट दिख रहे हैं, है ना। और ऐसे ही नहीं हम अभी स्मार्ट बोल रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, अभी जस्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। बहुत हैंडसम ये थे, ठीक है, और कितने हैंडसम थे हम आपको बतलाते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले देखो ये राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक्स, यहाँ पे देख रहे हैं तस्वीर। इनका जन्म होता है 3 अगस्त 1887 को, यानी 3 अगस्त 1887 को। कहाँ पे, रुग्बी में इनका जन्म होता है, यानी यूनाइटेड किंगडम यूके में। यूके कहने का मतलब इंग्लैंड में, ठीक है। अगर हम बात करें ये इनका निधन कब होता है, ये राइड कब ये करते हैं, तो 23 अप्रैल 1915 को, कहाँ पे, ग्रीस में, ठीक है। ग्रीक में इनका जो निधन होता है 23 अप्रैल 1915 को, ठीक है, इनका निधन हो जाता है। अगर हम एक चीज़ और बात करें तो देखिए रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोइट। रूपर्ट ब्रूक जी को हम लोग याद करते हैं वॉर पोइट, मतलब युद्ध के बारे में, युद्ध की कवि के रूप में हम लोग इनको याद करते हैं, युद्ध के बारे में बहुत लिखते थे। Who inspired patriotism in the early phase of First World War। पहली विश्व युद्ध की जो शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, ठीक है, लोगों को। किससे, देशभक्ति से। कौन, रूपर्ट ब्रूक जी, इसलिए इनको जाना जाता है इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखिए इनके पीछे ये जो बताएं कि ये बहुत स्मार्ट हैं, इनके पीछे वजह थी। देखो W.V. येट्स द फेमस पोइट, ठीक है, W.V. येट्स जो थे एक बहुत ही महान एक कवि थे, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि थे, ठीक है। वो बोलते हैं, डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं हिम एज, मतलब इनके बारे में, रूपर्ट ब्रूक जी के बारे में, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, ठीक है। क्या चीज़, मतलब इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट, मतलब सबसे सुंदर, ठीक है, सबसे अच्छे दिखने वाले युवा में, ठीक है, युवा में इनको मतलब माने थे। कौन, W.V. येट्स। और ये छोटे मोटे लोग नहीं थे W.V. येट्स, अब खुद ही ये इंग्लिश में बहुत ही महान एक कवि थे, ठीक है। ये लिखते हैं रूपर्ट ब्रूक जी के बारे में कि ये बहुत ही एक मतलब क्या थे, सुंदर, बहुत ही हैंडसमेस्ट आदमी थे। कहाँ के, यंग मैन, ठीक है, यंग मैन ऑफ इंग्लैंड, युवा लोग थे, कहाँ के, इंग्लैंड के, इतने ये स्मार्ट थे, ठीक है। अब देखो ये बात हो जाती है। उसके बाद देखो हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रुग्बी स्कूल। देखो इनका जन्म रुग्बी में होता है और इनके पिताजी जो है ना रुग्बी स्कूल वहीं पे जो है काम करते हैं हाउस मास्टर के पोस्ट पे, ठीक है। हाउस मास्टर क्या होता है, जैसे अगर हॉस्टल वगैरह रहता है तो हॉस्टल में क्या रहता है, वो उस सारे बच्चों लोगों को देख रेख करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है हाउस मास्टर। तो ये हाउस मास्टर थे कहाँ पे, रुग्बी स्कूल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया राइटर के बारे में। अब हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करनी है, होप सो आपको इसमें कोई तरीके से दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ये आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ है ऐसे ही पूरा चैप्टर भी क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको लाइन दिया गया है। कुल मिला के बात करें दी सोल्जर सोनेट में ये जो है कुल मिला के ये सारे लाइन है, जैसे कि आपको बोले थे ना 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, है ना। पहला 8 लाइन जिसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं वो यहाँ पे है और आगे जो है 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 6 लाइन, इसको कहते हैं सेस्टेट, जो कि वर्तमान में आपको यहाँ पे हम बताए थे 14 लाइन की होती है, 8 लाइन और 6 लाइन, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया 8 और कुल मिला के ये हो गए 6, ठीक है। 8, 6, 14 यानी 14 लाइन की होती है सोनेट और दी सोल्जर अपना क्या है, एक सोनेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इस लाइन से, यानी पहला लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग 2, 3, 3, 3 लाइन से हम लोग समझते हैं। जैसे पहला लाइन हम यहाँ पे लाए, ठीक है, और यहाँ से हम लोग समझना शुरू करते हैं। अच्छे से आपको हिंदी मीनिंग भी बतलाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, इफ आई शुड डाई, ठीक है, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, ठीक है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में बस इतना सोचना, ठीक है, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, ठीक है। फॉरेन फील्ड का मतलब विदेश के भूमि, ठीक है। फॉरेन फील्ड का मतलब क्या होता है, विदेशी धरती, ठीक है।
तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि विदेश का एक कोना है, कॉर्नर का मतलब कोना, विदेश का एक कोना है, ठीक है, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो कि हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, ठीक है। कभी क्या बोल रहे हैं, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली ऑफ दिस ऑफ मी, कि मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि विदेश का एक जमीन का टुकड़ा, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया है। देखो इसका हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट कैसे यहाँ पे बोला गया है, देखो कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में यह सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, ठीक है, हो जाएगा। ये यहाँ पे बोला गया है। अब देखो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बोला गया है, कभी जैसे जो है एक वॉर में जा रहे होते हैं, ठीक है, वॉर में अगर जा रहे हैं तो यहाँ से अगर ये अपना देश है, अपना कंट्री है, ठीक है, यानी इनके लिए वो क्या है, वो इंग्लैंड है, ठीक है, इनका अपना कंट्री है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड इनका कंट्री है, लेकिन ये इंग्लैंड से कहाँ जा रहे हैं, दूसरे देश, ठीक है, अदर कंट्री, ठीक है, अदर कंट्री ये जा रहे हैं, ठीक है, और अदर कंट्री जाएंगे तो यहाँ पे युद्ध करेंगे। अगर इस बैटल में, इस युद्ध में अगर इनकी यहाँ पे निधन हो जाती है, मान लो ये कंट्री का तस्वीर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ तस्वीर है, ठीक है, इसका मैप है। अगर मान लेते हैं कि अदर कंट्री में इनका निधन इस जगह पे हो जाता है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, तो जहाँ इनको इस जगह पे दफनाया जाएगा, वही ये बोलते हैं कि हर हमेशा के लिए ये ज़मीन किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। क्या वो पेपर पे रजिस्ट्री हो जाएगा, नहीं, बस ये भावनात्मक रूप से बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं कहीं पे मर जाऊं, वहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा दूसरे देश में, तो वो ज़मीन हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि हम इंग्लैंड से हैं, इंग्लैंड का हो जाएगा। बस ये अपने देशभक्ति को शो कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया क्या ये बोलना चाह रहे हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि विदेशी भूमि का एक कोई कोना, ठीक है, डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये लाइन क्लियर, 3 लाइन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या है, ठीक है, आगे देखो अपने पास क्या बोला जा रहा है, इसमें है फिर 3 लाइन, देखो क्या है अपने पास, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, ठीक है। देखो रिचर डस्ट सबसे पहले समझो, ठीक है, रिचर डस्ट कभी खुद को बोले हैं, ठीक है, ये जो रिचर डस्ट शब्द का प्रयोग देख रहे हैं ना, यूज्ड फॉर पोइट, ठीक है, कभी खुद के लिए ये प्रयोग किए हैं, ठीक है, ये कभी खुद के लिए प्रयोग किए हैं, पोइट अपने लिए, ठीक है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध भूमि पे जहाँ पे अगर हम मरेंगे, ठीक है, उस समृद्ध भूमि पे जहाँ पे हम मरेंगे, ठीक है, ए रिचर डस्ट कंसील्ड, उसमें समझिए ऐसा कि रिचर डस्ट मतलब एक जो है बहुत ही समृद्ध धूल, एक तरीके से बोले तो वो क्या होगा, उसमें कंसील्ड हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अपने आप को ये रिचर डस्ट बताएं। रिचर डस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, रिचर डस्ट मतलब एक तरीके से बहुत ही अमीर, बहुत ही समृद्ध डस्ट, धूल, ठीक है, वो कण जो रहेगा, वो ये बोलते हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध भूमि पे, उस समृद्ध भूमि पे एक समृद्ध जो है कण उसमें मिल जाएगा, ठीक है, यानी कभी उसमें मिल जाएंगे। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, ये डस्ट, ये जो है ये डस्ट कैसा उसमें मिलेगा, ये डस्ट कभी खुद के लिए प्रयोग किए हैं, अपने आप को एक कण बताएं, एक डस्ट बताए हैं, ठीक है, वो रिचर डस्ट एक समृद्ध जो है कण में उसमें मिल जाएंगे, और वो अपने डस्ट को बतला रहे हैं, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, जिसको इंग्लैंड ने बोर किया, बोर का मतलब एक तरीके से जन्म दिया, ठीक है, पाला पोसा, ठीक है, जिसको इंग्लैंड ने बोर किया वैसा डस्ट उसमें मिल जाएगा। सेड, इंग्लैंड ने आकार दिया, मेड अवेयर, इंग्लैंड ने उन्हें जागरूक किया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि जो विदेशी भूमि पे जहां मुझे दफनाया जाएगा वो जमीन का टुकड़ा हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। उस समृद्ध भूमि पे सोचना ऐसा कि वहां पे एक, उस समृद्ध भूमि पे एक समृद्ध कण उसमें जाके मिल गया है, ठीक है, और वो कण जो जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने आकार दिया, इंग्लैंड ने अवेयर किया, जागरूक किया, ठीक है, वो कण उसमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध मिट्टी,
कण जो है मिल गई, दफन हो गई, ठीक है, वह कण ये जो कण डस्ट का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, कभी खुद के लिए, यानी अपना शरीर, जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, आकार दिया तथा जन्म दिया, ठीक है, वो कण जाके उसमें मिल गया, किसमें, उस समृद्ध भूमि में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि कवि जो बोल रहे हैं कि अगर हम कहीं पे मर जाएंगे तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि एक विदेशी भूमि का टुकड़ा वो हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, और जो है अगर जब मर देंगे तो जिस समृद्ध भूमि पे हमें दफनाया जाएगा वो उस समृद्ध भूमि में हमारा जो कण रहेगा वो उसमें घुल मिल जाएगा, और वैसा कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने आकार दिया, इंग्लैंड ने जागरूक किया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, ये लाइन हो गया, ठीक है। 6 लाइन अपने इधर अपने लग क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, गेव वंस हर फ्लावर टू लव, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, गेव वंस हर फ्लावर टू लव। अब देखो क्या, इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया था, आकार दिया, इंग्लैंड ने उसे क्या किया, अवेयर किया, ठीक है, जागरूक किया। इंग्लैंड ने उसे एक फ्लावर दिया प्यार करने को, ठीक है, गेव वंस हर फ्लावर टू लव। इंग्लैंड ने ही उसे फूल दिया प्यार करने को, हर वे टू रोम, और एक रास्ता दिया भटकने को, घूमने को। रोम का मतलब घूमना, भटकना, ठीक है, मतलब चलने फिरने के लिए जगह मिला। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, एक शरीर जो कि मतलब इंग्लैंड ने शरीर दिया, ठीक है, हवाएं दी सांस लेने के लिए, ठीक है, इंग्लिश हवाएं, ठीक है। वॉश्ड बाय द रिवर्स, जो मतलब एक तरीके से नदियों के द्वारा धोया गया, नदियों में पनपा, है ना। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, ठीक है, जिसको सूरज के जो है, ब्लेस्ड का मतलब होता है पवित्र आशीर्वाद, जिससे सूरज ने आशीर्वाद दिया। कहाँ के सूरज ने, इंग्लैंड के सूरज ने। तो ये बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं कि अब उसके लिए मतलब उनके लिए इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड उन्हें एक तरीके से अवेयर किया, ठीक है, इंग्लैंड उसे जो है जन्म दिया, बोर दिया किया, ठीक है, इंग्लैंड ने उसे एक तरीके से आकार दिया, शेप बनाया, ठीक है, इंग्लैंड उसे फूल दिया प्यार करने को, इंग्लैंड उसे जो है रास्ता दिया घूमने टहलने भटकने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड उसे शरीर दिया, हवाएं दी सांस लेने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड ने नदियां दी उन्हें धोने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड ने एक तरीके से, इंग्लैंड के सूरज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को वो एक तरीके से याद कर रहे हैं, इंग्लैंड क्या क्या चीज़ दिए, ठीक है। कभी अपने फूल दिए, कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए, इंग्लैंड का वह शरीर जिसे इंग्लैंड ने हवा सांस के रूप में लिया, ठीक है, इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिया, ठीक है, नदियों के द्वारा धोया गया, ठीक है, इंग्लैंड के सूरज के द्वारा आशीर्वाद दिया गया, ठीक है। तो ये सब बोल रहे हैं कवि। आगे देखते हैं, ठीक है, अगले और सेंटेंस को देखते हैं क्या बोला जा रहा है आगे। यहाँ पे देखिए, एंड थिंक, एंड सोचना, और सोचना, अभी तक तो यही पे बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब सोचना कि वो ज़मीन का टुकड़ा हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, उस समृद्ध भूमि में उस समृद्ध कण मिल गया, और वो कण इंग्लैंड का था, इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने आकार दिया, इंग्लैंड ने अवेयर किया, इंग्लैंड ने फूल दिया प्यार करने को, इंग्लैंड ने एक तरीके से नदियाँ दी, इंग्लैंड ने हवाएं दी सांस लेने को उस शरीर को, ठीक है, इंग्लैंड के सूरज ने आशीर्वाद दिया, ये सब चीज़ें थी। और सोचना, एंड थिंक, और फिर सोचना, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, इस दिल से, इस हर्ट से, दिस हर्ट यानी इस दिल से, ऑल इविल सेड अवे, इविल का मतलब होता है अपने पास जितनी भी बुराइयां हैं वो सेड अवे, मतलब सेड अवे मतलब दूर चला गया, ठीक है, और ये सोचना कि इस दिल में जितनी भी बुराइयां थी वो दूर चली गई, ठीक है। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स, ठीक है, और जो इटर्नल माइंड जो था, मतलब इटर्नल माइंड का जो एक तरीके से धड़कन, ठीक है, इटर्नल माइंड कहने का मतलब सदा के लिए, यानी अनंत सोच जो है वो हर हमेशा के लिए धड़कता रहेगा, किसके लिए, मतलब वो याद करता रहेगा किसको, इंग्लैंड को। समवेयर बैक इन द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, और उन सारे विचारों को याद करते रहेंगे कहीं ना कहीं उस दफन में, दफनाए हुए वो शरीर, वो आत्मा, वो एक तरीके से याद कर रहे होंगे किसको, वो सारी विचारों, वो सारी यादों को जो इंग्लैंड ने उसे दिया, ठीक है, तो वो याद कर रहे होंगे कभी। अभी देखो क्या इसका और मीनिंग हम लोग और हिंदी से समझते हैं, ठीक, देखिए, और सोचो, और सोचना क्या चीज़, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, यह दिल की सारी बुराइयां मिट जाएगी, ठीक है। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स, ठीक है, हमारी अनंत सोच दिमाग में कंपन करती रहेगी, ठीक है, जितना चीज़ हम लोग ने सोचे वो कंपन करती रहेगी, दिमाग में घूम रही होगी। समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगी, इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें, विचार जो है फिर से याद करेंगे, ठीक है, उस समृद्ध भूमि में जब मिल जाएंगे वो डस्ट, इंग्लैंड के द्वारा दी गई वो सारी यादें
वो सारे विचारों को याद करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं अपने देश के बारे में। ठीक है, अपना देश उनके लिए क्या किया वो चीज़ों को याद कर रहे हैं। ठीक है, कवि आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, हर साइट एंड साउंड, साइट का मतलब दृश्य, उन्होंने उसका इंग्लैंड का दृश्य को याद करते रहेंगे। ठीक है, वो जो दफन हो जाएंगे तो वो याद करते रहेंगे इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के द्वारा दिया गया विचार यादों के बारे में, उसके दृश्य के बारे में, उसके आवाज़ों के बारे में। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। ठीक है, और उस दिनों को याद कर रहे होंगे, उस दिनों को एक तरीके से उस खुशी के सपनों को याद कर रहे होंगे। ठीक है, जो उन्होंने इंग्लैंड में जिया। एंड लाफ्टर, ठीक है, और जो मतलब जो हंसी, ठीक है, लर्न फ्रॉम फ्रेंड, जो उन्होंने अपने दोस्तों से सीखा, जो हंसी जो उन्होंने अपने दोस्तों से सीखा। एंड जेंटलनेस इन हर्ट एट पीस, और जो उनका जो है विनम्रता था जो उन्होंने सीखा, उनके दिल में जो है इन हर्ट एट पीस, अब वो शांत, उसका दिल शांति में होगा। अंडर एन इंग्लैंड हेवन, उस अंग्रेजी स्वर्ग में। ठीक है, अब उनका दिल शांति से होगा। ठीक है, इंग्लिश हेवन क्यों बोला गया? इंग्लिश हेवन इसलिए बोला गया क्योंकि वो ना बोलते हैं कि जहाँ पे उन्हें दफन किया जाएगा वो कॉर्नर, अगर मान लेते हैं कि ये अगर टुकड़ा है, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं कि वो ज़मीन है, अगर इन्हें यहाँ पे दफनाया गया तो ये हर हमेशा के लिए किसका हो गया? ये हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। ठीक है, ऐसा वो कभी बोलते हैं। ठीक है, और वो हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, तो ये जहाँ पे उनको दफनाया जाएगा उसको ना वो इंग्लिश हेवन के रूप में प्रयोग करते हैं कि वो दूसरा देश भले ये हो, लेकिन अगर मुझे दफनाया गया तो वो ज़मीन माना जाएगा, मतलब हम मानेंगे कि वो हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। ठीक है, और वो इंग्लिश के हेवन में, वो इंग्लैंड के हेवन में हम आराम कर रहे होंगे, हम शांति में होंगे हमारा दिल। ठीक है, तो कभी ये पूरा सोचते हैं, मतलब एक तरीके से देख रहे हो अपने जो है ना देश के प्रति कितनी प्रशंसा करते हैं। अगर जो है दूसरे देश में मर भी गए तो भी किस रूप में याद करने को यहाँ पे बोलते हैं देशवासियों से। तो ये चीज़ देखिए आप यहाँ पे, उसकी दृश्य और आवाज़ हैं, उसके उसके दिन के रूप में प्रसन्न सपने और हंसी जो दोस्तों से सीखा, और विनम्रता। ठीक है, अंग्रेजी स्वर्ग में अर्थात शांत हृदय में, शांत दिल में विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में अच्छे पलों को याद करेंगे। ठीक है, मतलब वो सारे अच्छे पलों जो इंग्लैंड ने उन्हें दिया वो सारी चीज़ों को याद करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से अब हम लोग समझे तो ये यहाँ पे कुल मिला के आपका चैप्टर हो गया है ना। अब आ जाओ, अगर हम लोग फिर से अगर अच्छे से समझें इसको, ठीक है, कि इसमें क्या वास्तविक में बात किया गया है, तो वो चीज़ अगर हम लोग देखें तो आइए फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में अच्छे से हम अपने तरीके से बताते हैं। सबसे पहले देखो बात क्या होती है। बात यहाँ पे होती है कि कभी ये बोलते हैं कि ये दूसरे देश पे युद्ध पे जा रहे हैं, तो अपना ये बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ अगर दूसरे देश में, तो ये सोचना कि उस दूसरे देश में जहाँ पे हमें दफनाया जाएगा ना, वो ज़मीन का टुकड़ा हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने ही उन्हें जन्म दिया। ठीक है, इंग्लैंड ने ही उन्हें आकार दिया, इंग्लैंड ने ही उसे अवेयर किया, जागरूक किया। ठीक है, तो वो हर हमेशा के लिए वो ज़मीन जहाँ पे उन्हें दफनाया जाएगा वो इंग्लैंड का हो जाएगा। वो समृद्ध भूमि जहाँ पे उन्हें दफनाया जाएगा उसमें इनका, मतलब कभी अपने आप को डस्ट बताएं, रिचर डस्ट बताए हैं, इनका ये कण कण उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और उस डस्ट को कौन बनाया? इंग्लैंड ने बनाया। आगे बोलते हैं कि इंग्लैंड ने हमें और क्या दिया? इंग्लैंड ने हमें फ्लावर दिया, फूल दिया प्यार करने को, हमें रास्ता दिया भटकने को, घूमने को, टहलने को, है ना। उसके बाद और बोलते हैं कि हमें जो इंग्लैंड ने शरीर दिया, हवाएं दी इंग्लैंड ने सांस लेने के लिए। उसके बाद नदियाँ दिए धोने के लिए, नदियाँ के द्वारा धोया गया। ठीक है, ब्लेस्ड बाय सन एट होम। ठीक है, मतलब और जो है एक तरीके से इंग्लैंड का सूरज ने हमें आशीर्वाद दिया। ठीक है, और उसके बाद और बोलते हैं, और सोचना ये कि इस दिल से जितनी भी बुराइयां थी ना वो दूर चली गई है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे अनंत सोच जो है हमारे दिमाग में चल रही होगी इंग्लैंड के बारे में, जो कुछ यादें, जो कुछ थॉट थे हमारे जो वहाँ पे देखा था, वो कहीं ना कहीं अब शांति से उन सारे विचारों, उन सारी यादों को याद कर रहे होंगे उस इंग्लिश हेवन में। ठीक है, उस अंग्रेजी स्वर्ग में कहीं ना कहीं हम लोग उस ड्रीम्स हैप्पली, मतलब उस खुशी के सपनों वाले दिन को याद कर रहे होंगे जो हमने इंग्लैंड में बिताया था। वो दोस्तों के द्वारा दिया गया हंसी जो हमने दोस्तों से सीखा था, वो जेंटलनेस जो
विनम्रता, वो जो हम लोग ने इंग्लैंड से सीखा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिल को सुकून दे रही होगी। हम इंग्लिश के हेवन में, अंग्रेजी के वो स्वर्ग में, ठीक है, अंग्रेज के वो स्वर्ग में, इंग्लैंड के वो स्वर्ग में बैठ के कहीं ना कहीं वो चीज़ों को याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हो अपने देश के प्रति कितना इनको लगाव था कि ये बोलते हैं कि खुद भी मर जाए ना तो हमें कोई गम नहीं, मतलब बल्कि वो ज़मीन हर हमेशा के लिए दूसरे देश का, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो यही होता है एक सच्चा सैनिक, और यही होता है एक सिपाही, यही होता है सोल्जर, है ना। इन लोगों का थॉट, इन लोगों का विचार ही काफ़ी अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अपना जान गंवा बैठा, ठीक है, उन लोगों के लिए ऐसा था ही नहीं, देश को बचा बैठा। ठीक है, उन लोगों के लिए अलग ही सारा थॉट बन जाता है, विचार बन जाता है। और ऐसा ही कुछ थॉट, ऐसा ही कुछ विचार रूपर्ट ब्रूक जी के बारे में था। भले ये थॉट उनका अपना देश इंग्लैंड के लिए था, अपने देश के लिए, भारत के बारे में नहीं था, लेकिन हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि अपने देश के प्रति कितना वो लगाव था, कितना वो देश की प्रशंसा करते हैं। इवन जब वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अपने देश को बचाने के चक्कर में ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनको अपना देश से कितना लगाव है वो आपको इस चैप्टर से नज़र आया होगा। होप सो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा भी, जरा सा भी, इतना सा भी टफ नहीं लगा होगा। हर एक चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और हम अपना भर पूरा कोशिश किए कि आपको इसमें प्रॉब्लम, डाउट नहीं रहने दें। होप सो आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी चीज़ अगर आप नहीं समझ पाए हमारे से, तो नीचे कमेंट कर देना। हम आगे कभी भी वीडियोस आप लोगों के जूनियर्स के लिए बनाएं तो हम वो चीज़ों को कंसिडर कर दें। आगे जो है इस चैप्टर के समरी की बात करें तो समरी ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे। आप सर्च करोगे दी सोल्जर समरी बाय एजुकेशन बाबा तो आपको मिल जाएगा समरी, और उसको भी अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम ला रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो इसके लिए बस चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और एजुकेशन बाबा ऐप निश्चित रूप से आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इंस्टॉल कर लेना, ताकि आगे आपकी पढ़ाई जारी रह सके। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ पे अभी ग्रामर वगैरह भी क्लास चालू है, तो उसके लिए भी आप क्लास वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, इसको और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि सारे बच्चे इसको देख सके। और चैनल से जुड़ तो जाना ही है ताकि आगे के चैप्टर्स भी आपको मिल सके। और पीछे सारे चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर नीचे जाके एक एक करके अच्छे से सारे वीडियोस को देखिए, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए अपने एग्ज़ाम से पहले। और हम लोग ऐसे ही करके आराम से सारे सिलेबस को सही समय पर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, आज का क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।